नमस्कार स्टूडेंट्स। आज 2 सितंबर है और आज का करंट अफेयर लेते हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो पूरा देखिए वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं नई वीडियो और अच्छे करंट अफेयर लेके आऊँ। 31 अगस्त को हमारे श्रीमान प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका निधन हो गया। तो ये राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो इन्हें ना, ये पूर्व राष्ट्रपति और उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 31 अगस्त को उनका निधन हो गया था। 84 के थे और वे ना कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली की में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए। उनके दिमाग में बने खून के धक्के को हटाने के लिए उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी। इनके बाद वह वेंटिलेटर पर थे। इनका जन्म 1 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले मिराती गांव में हुआ था। वह कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से कांग्रेस के नेताओं में से थे। उन्होंने 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आपको पता है 2012 से जुलाई 2017 तक वे देश के प्रधानमंत्री 13वें प्रधानमंत्री भी रहे थे। और वैसे है ना, इन्होंने ना, ये एक कवि भी थे, इन्होंने 1-2 पुस्तक भी लिखी है। इन्होंने ना 2017 में एक पुस्तक लिखी थी, द पॉलिटिशियन ईयर, यानी गठबंधन के साल 2017। द पॉलिटिशियन ईयर यानी गठबंधन की सरकार, यानी 2017 में ये पुस्तक लिखी थी। एक और पुस्तक लिखी थी इन्होंने, डेमोक्रेटिक डिकेट है ना, इंदिरा गांधी काल में। 2014 में इंदिरा गांधी काल नामक ऐसी पुस्तक लिखी थी। तो इन्होंने, ये बहुत बड़े लेखक भी थे। तो ये इससे पहले ना लोकसभा राज्यसभा के नेता पद पे भी रहे थे और राष्ट्रपति पद ग्रहण करने वाले सर्वाधिक उम्र दराज व्यक्ति थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक उम्र दराज व्यक्ति कौन थे राष्ट्रपति में, तो ये थे। और युवा में संजीव रेड्डी, युवा प्रधानमंत्री में कौन थे? संजीव रेड्डी थे श्रीमान। इन्हें भारत रत्न 2019 में मिला। तो इसके अलावा इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 2008 में। और इन्होंने ना अपने काल में ना दया याचिका भी खारिज की थी। 28 दया याचिकाएं खारिज की हैं। और प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक शुरुआत है ना 1969 में की थी। वह राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इस समय सबसे पहले राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए 1969 में। इनके अलावा 1975, 1981, 1993, 1999 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 2002 और 2009 में पश्चिम बंगाल की जंगीपुर सीट से 2 बार लोकसभा के लिए भी चुने। सबसे ज़्यादा राज्यसभा से चुने गए, फिर लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। 1973 में पहली बार केंद्रीय सरकार में मंत्री बने और फिर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मंत्रालय में डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया था। फिर वो वित्त मंत्री भी 1982 में 82 से 84 तक वे केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे थे। फिर राव सरकार थी ना, नरसिंह राव सरकार 91 में, उनके समय में इन्होंने योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। 93 से 5 तक वित्त मंत्री भी रहे थे। फिर 95 से 96 तक फिर राव सरकार आती वापस, फिर उनमें ना विदेश मंत्री भी रहे थे। नरसिंह राव सरकार में विदेश मंत्री भी रहे थे। और इस प्रकार उन्होंने अपना सफ़र तय किया और अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई। तो सबसे बड़ा शोक का वो था 1 सितंबर को हमारे भारत में। भारत और रूस ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता घोषित किए गए। भारत और रूस को ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। ये 30 अगस्त को तकनीकी खराबी के कारण बाधित फाइनल मैच में दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राज्यीय शतरंज महासंघ फिड ने पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड करवाया था। शतरंज में यह सबसे बड़ी टीम चैंपियनशिप थी। यह ऑनलाइन टूर्नामेंट में 163 देशों ने भाग लिया है। तो
और आपको पता है हमारे प्रणब मुखर्जी ये मनमोहन सिंह के काल में रक्षा मंत्री भी रहे थे, और 2006 से 4 तक फिर विदेश मंत्री भी रहे, वापस फिर वित्त मंत्री भी रहे। कहने का मतलब है ये रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। मतलब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपकी, कौन सा राष्ट्रपति जो लोकसभा, राज्यसभा में सदन का नेता, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे पद पर विभूषित हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो, भारत ने रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 को हटने की घोषणा की गई है। कोविड-19 के कारण उन्होंने हटने की घोषणा की गई है। ये योजना 15 से 26 सितंबर को अस्त्रखान प्रांत में आयोजित किया जाएगा। इसमें है ना संघीय सहयोग संगठन और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश शामिल होंगे। तो और हमारे ना रक्षा मंत्री, संघीय सहयोग संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, जो रूस की यात्रा करने से पहले उन्होंने निर्णय लिया था। कावकाज सैन्य अभ्यास में संघीय सहयोग संगठन और मध्य एशियाई देश, मैंने दक्षिण एशियाई देश बोला था, मध्य एशियाई देश के सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया है। इसमें मध्य एशिया के देश होंगे, ना कि दक्षिण। तो इस अभ्यास में 20 देशों को भाग लेने की उम्मीद है। तो ये है, और भारत इन्होंने स्पष्टली मना कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय महिला सैनिकों पर इंडोनेशिया प्रस्ताव को प्रायोजित किया गया है। महिलाओं की वो है भूमिका, उसके लिए उनको किया गया है। तो यूएन में भारत में स्थायी मिशन ने महिला शांति सैनिकों पर इंडोनेशिया के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया गया है। उनका उद्देश्य महिला कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी व सार्थक हिस्सेदारी को सामने लाना है। इनके साथ ही मिशन ने शांति व्यवस्था में महिलाओं के लिए संकल्प 2538 अपनाने के लिए सुरक्षा परिषद को बधाई दी है। तो शांति व्यवस्था, उसमें महिलाओं की भूमिका को भारत के स्थायी मिशन ने यह भी कहा है कि भारत हर क्षेत्र में महिलाओं को और अधिक भागीदारी के लिए जोर देता रहेगा। 2007 में भारत ने उस समय इतिहास बनाया जब लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में पहली बार महिला पुलिस इकाई तैनात की गई थी। और ये था, और इसमें है ना भारतीय महिला शांति दूत वहाँ पे है मेजर सुमन गवानी, ये भी ध्यान रखना, मेजर सुमन गवानी। शांति सेना वैसे 1950 से है ना यूएनओ में शांति सेना भेजी जाती है, तब से हमारी शांति सेना भेजी जा रही। तो भारतीय महिला शांति दूत है मेजर सुमन गवानी है, जो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड भी मिला हुआ है उन्हें। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड भी मिला हुआ है, और उन्होंने दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के शांति दूत की भूमिका निभाई थी। यानी कि दक्षिणी सूडान में उन्होंने ना वो शांति दूत वहाँ पे भूमिका निभाई, इसके कारण उन्हें यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है। तो भारत की है सुमन गवानी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी घुमा फिरा के आ सकते हैं। भारत और आसियान देशों के आर्थिक मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। भारत और आसियान देश है ना, तो आसियान देश आपके ये इंडोनेशिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ये सब है, 10 देश हैं। तो इसमें मंत्रियों का सम्मेलन 30 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इनकी अध्यक्षता ना आर्थिक मामले तो केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सह अध्यक्षता की है। इस बैठक में भारत और आसियान देश के बीच व्यापार पर समीक्षा की गई है। बैठक में आसियान के सभी 10 देशों के व्यापार मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया है। 10 देश जो इंडोनेशिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, ये 10 देश है ना दक्षिण एशिया के, वो देश शामिल है इसमें। बैठक में भारत और आसियान देश मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा करने को भी राजी हुए, ताकि उसे अधिक आसान, सुविधाजनक और अनुकूल बनाया जा सके। समीक्षा से आसियान व भारत के बीच विभिन्न वस्तु के व्यापार का समझौता अद्यतन हो जाएगा और व्यापार, सीमा शुल्क व विनिमय प्रक्रियाओं को सुचारू बनाया जाएगा।
FTA ना, ये व्यापार मुक्त समझौता है ना 94 में हुआ था, 1994 में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है ना। तो उनकी समीक्षा के लिए भी हुए हैं। मुस्तफा अजीब को लेबनान का प्रधानमंत्री बनाए जाने की संभावना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में हुए लेन देन शुल्क नहीं लगाने पर निर्देश। वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा है कि IT अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुए लेन देन पर इस साल जनवरी के बाद वसूले गए शुल्क तुरंत रिफंड कर दे। मंत्रालय ने बैंक से यह भी कहा है कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए किसी भी लेन देन पर कोई शुल्क ना लगाएं। IT अधिनियम के अनुसार अगर लेन देन रुपए कार्ड, भीम UPI QR कोड द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक सिस्टम प्रदाता पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। केरल में ओणम का त्यौहार मनाया गया था और यह त्यौहार पूरे 10 दिनों तक चलता है। खास तौर पर चावल, नारियल के दूध, गुड़ डालकर खीर बनाई जाती है और यह त्यौहार समाज में समरसता की भावना और भाईचारे का संदेश देता है। तो एक तो इनका कि ये कृषि का त्यौहार है, कृषि वो है, और एक इनका वामन अवतार, भगवान का वामन अवतार है, उनके लिए भी ये त्यौहार मनाया जाता है। तो दो मान्यताएं हैं अपनी मनाने की, तो वो है। हाल ही में विश्व बैंक ने व्यापार सुगमता रिपोर्ट जारी की गई है। तो 2020 में इन्होंने रिपोर्ट जारी की गई है, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020। तो इसमें है ना भाग है ना 190 देशों ने लिया था और भारत का स्थान 163 है। ये बहुत सुधार का परिणाम है। भारत नियंत्रण प्रयासों के बाद भारत पिछले 5 वर्षों में व्यापार सुगमता सूचकांक में अपनी रैंकिंग में 79 पायदानों का उल्लेख सुधार करने में सफल रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब अपनी रैंकिंग में 79 पायदानों में उल्लेख करने, मतलब 79 पायदान ऊपर छलांग मारी है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये व्यापार सुगमता रिपोर्ट है ना, जारी कौन करता है? विश्व बैंक ने जारी की गई है। तो ये है, इसमें देखो भारत की रैंकिंग में कौन कौन से मापदंडों में सुधार मिला। देखो संपत्ति का पंजीकरण है ना 12 स्थान सुधार हुआ है, और सबसे निर्माण परमिट में 25 स्थानों में सुधार हुआ है। सीमा पार व्यापार में 12 स्थानों का सुधार है, और दिवालियापन का समाधान है ना 56 स्थानों का सुधार हुआ है। तो ये अपना आप में वो है। कैसा लगा वीडियो स्टूडेंट्स? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।